शुभ संध्या। आज हिंदी का डिबेट में अपने दर्शकों, अभिभावकों का नमन करता हूं और प्रिय छात्रों को आशीर्वाद देता हूं कि इनका डिबेट सफल रहे, अच्छा रहे। और सबसे पहले परिचय से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके। चलिए अपना परिचय देंगे। Myself Manisha Kumari from standard 10th. Good evening, myself Anjali Kumari from standard 10. Myself Pavi Patel from grade 10. मेरा नाम अंकित कुमार है, कक्षा 8 में पढ़ता, 10th में पढ़ता हूँ। I am Ashish Ranjan from standard 10th. Myself Ankit Kumar from standard 10. चलिए ठीक है। तो डिबेट स्टार्ट करने से पहले टर्म्स कंडीशन बता देते हैं। जो आपकी पारी की प्रश्न होगा, जैसे आपसे मैं पूछ रहा हूं तो आपकी पारी होगी, इसके बाद इनकी पारी होगी, इसके बाद इनकी पारी होगी, एक एक करके सबकी पारी आएगी। और जो अपनी पारी का प्रश्न का जवाब सही दिएगा उसे फुल मार्क्स दिए जाएंगे। मार्क्स बैठाने के लिए आप स्वयं आकलन करेंगे कि हमने सही जवाब दिया, वो खुद आप ये आकलन कर लेंगे कि हमारा जवाब सही है नहीं। अगर आपके जवाब में कोई अदर ऑब्जेक्शन करता है, नहीं सर इसमें एक दो पॉइंट और इससे बेहतर हमारा जवाब हम दे सकते हैं, तो इनके प्रश्न का जवाब देने वाले को इनको 4 नंबर मिलेंगे, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आप दूसरे किसी के पारी का आपने जवाब दिया है, तो आपके नंबर में वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि उससे सटीक जवाब आपके पास होगा, तभी जाके ऑब्जेक्शन करेंगे। न कि उसी बात को तोड़ मरोड़ कर अगर दोहराएंगे तो आपके नंबर और माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रामर से स्टार्ट करें, छोड़िए ग्रामर, लिटरेचर से स्टार्ट करते हैं, है ना, बीच में फिर इसके बाद ग्रामर स्टार्ट करेंगे, ताकि ग्रामर आप लोग का मैं जानता हूं कि बहुत दिनों से अध्ययन नहीं किए हैं, रिवाइज आप लोग का नहीं हुआ है, इसे अब देखते हैं लिटरेचर में क्या करते हैं। तो सबसे पहले लिटरेचर से स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला सर, ये वाला है ना। प्रेम मार्ग की जगह ज्ञान मार्ग को ज्यादा महत्व देते थे। उद्धव प्रेम की नदी में पाँव नहीं डाले थे, जिसकी वजह से उन्हें प्रेम का महत्व नहीं पता था, इसलिए उन्होंने गोपियों की मनोदशा को नहीं समझ सके। किसी को ऑब्जेक्शन? चले ठीक। आपकी पारी। क्वेश्चन, गोपियों ने ऐसा क्यों समझ लिया कि कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? गोपियों ने ऐसा इसलिए समझ लिया कि कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली क्योंकि कृष्ण पहले से ही चतुर थे और वो जब उनसे दूर गए तो उन्होंने राजनीतिक में अपनाई जाने वाली सारी छलपूर्ण व्यवहार उनसे किए। गोपियों ने उन्हें प्रेम संदेश दिया, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें वियोग संदेश दिया। और किसी को इससे बेहतर तरीके से? हाँ, इनका क्वेश्चन पारी, नहीं तो फिर माइनस हो जाएंगे। बोले। गोपियों ने ऐसा इसलिए समझ लिया कि कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, क्योंकि इस राजनीति का मतलब होता है कि प्रजा के संग अच्छा व्यवहार करना, उनके भलाई के लिए सोचना, अथवा उनको दुख ना पहुंचाना, यह राजनीति की शिक्षा होती है। और यह सारी जो बातें हैं श्री कृष्ण ने अपना ली थी, इसीलिए राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली थी उन्होंने। और तुम गलत कर दिए। राजनीतिक क्षेत्र में अपनाई जाने वाली कूटनीति चालें गोपियां चलने लगी थी, श्री कृष्ण चलने लगे थे, गोपियों ने ऐसा समझ लिया, है ना। जो आज के तत्कालीन परिस्थिति में राजनेता
आम जनता के साथ वो राजनीतिक करते हैं, है ना। ये कूटनीतिक, राजनीतिक में कुछ कूटनीतियाँ होती हैं, वो कूटनीतियाँ गोपियों ने ऐसा वही कूटनीति श्री कृष्ण हम लोगों के साथ कर रहे हैं, है ना। नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन ठीक है आपका। ये नहीं कि पूरा सही जवाब आपका रहा, थोड़ा अधूरा रहा तो इसमें वेटेज कम जाएगा, है ना। ये ध्यान रहे कि नहीं हमने सही जवाब दे दिया, और आपके मार्क्स यहाँ पे 2 मार्क्स माइनस में चले गए। ये भी ध्यान रहे कि गलत जवाब नहीं देना है ना। आपकी पारी है, आपके लिए प्रश्न रहा ये। गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में किस प्रकार बसाया हुआ है? गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में उसी प्रकार बसाया हुआ है जैसे हारिल के पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को, जैसे कि जिस प्रकार इस तो थोड़ा सब पे भी ध्यान देंगे तो थोड़ा हम स्थिरता पूर्वक ढंग से सही जवाब दें। हाँ, गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में उसी प्रकार बसाया था जिस प्रकार हारिल के पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहती है। वह सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते वह लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रहती है, वह कभी छोड़ती नहीं। उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में सोते जागते स्वप्न में अपने कृष्ण को बसाई हुई थी। दृढ़तापूर्वक, ठीक है, सही है। चलिए इधर से स्टार्ट करता हूँ। आपके लिए प्रश्न ये रहा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस शब्दों से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित शब्दों से की गई है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहते हुए भी कमल के पत्ते पर एक बूंद पानी का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार अपने ऊपर एक बूंद पानी का प्रभाव पड़ने नहीं देता, ये ऐसे बोलो। हाँ, उसी प्रकार श्री कृष्ण के तुम समीप रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े। दूसरा कि तुम उस जल में रखी हुई तेल में रखी हुई तेल से भरी गागरी जल में रखी हुई तेल से भरी गागरी के समान हो, तुम पहले घबरा क्यों गए हो इतना? हाँ, इतना अच्छा सुंदर लिखते हो कॉपी पर, और यहाँ बोलने के वक्त तुम घबरा रहे हो। गलत कहाँ बोला? घबरा रहा है, गलत तो इसने कुछ कहा नहीं कि तुम ऑब्जेक्शन कर रही हो। हाँ, जिस प्रकार जल में रखी हुई गागरी तेल से भरी हुई को, जिस पे तेल का एक मतलब पानी का एक बूंद भी पड़ता नहीं है, मतलब कि सम्मिलित नहीं होता है। देखो, तुम घबराहट के कारण, तुम्हारे पास उत्तर है, घबराहट के कारण तुम दे नहीं पा रहे हो, तो मजबूरन में दूसरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तुम्हारे पास जवाब है लेकिन सही ढंग से दे नहीं पा रहे हो। फिर से एक बार सोच लें, बोले, आपको चांस दे रहा हूँ, घबराहट के चलते आपको चांस दे रहा हूँ मैं। जिस प्रकार तेल में रखी हुई जल में रखी हुई तेल की गागरी पे एक बूंद जल का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप सौंदर्य का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा, ये शब्द होगा ना। उनके रूप सौंदर्य के तरफ तुम आकर्षित नहीं हुए, है ना, तो इसीलिए कंपेयर कर रहे। चलो नंबर कम आएंगे, इसी के तरह इसके भी नंबर कम हो गए। चलें, आपकी बारी है, आपके लिए प्रश्न है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यही व्यंग निहित है कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम व्यंग वाणी में कहती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, अर्थात उद्धव तुम बहुत
दुर्भाग्यशाली हो कि जो कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़ सके, क्योंकि कृष्ण का रूप सौंदर्य ऐसा है कि उनके पास जो भी रहता है वो उनके रूप सौंदर्य के कारण उनसे प्रेम कर बैठता है। ठीक, राइट। क्या हुआ? एक पॉइंट छोड़ा है। बोले क्या, कौन सा? कृष्ण का रूप सौंदर्य ऐसा है कि उनके प्रति कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी। ये ठीक है, उससे ये कह रहे हैं, हो सकता है लिखने में बहुत सारे शब्द आपको याद आ जाएंगे, कहने में बहुत सारे शब्द आपको छूट भी सकता है, भाव इसका सही है। अगर कोई पॉइंट अगर मजबूत पॉइंट रहता है तो हम बोलते हैं कि नहीं, ऑब्जेक्शन तुम्हारा सही है ना? ठीक है, चलिए आपके लिए प्रश्न है अंकुर कुमार जी, ये बताएं आपके लिए प्रश्न। सूरदास का मधुपर्क शब्द का उपयोग अपने प्रिय के लिए किया गया है। जिस प्रकार, अरे प्रिय कौन है? उनकी प्रेमिका, प्रेमिका, उनका प्रेमिका या उनकी पत्नी। तुम्हारी बात से लग गया कि तुम क्लास में ना कभी टीचर की बात ध्यान दिए हो, ना कभी पढ़े हो। मधुकर शब्द का प्रयोग गोपियों के लिए है ना, सूरदास ने गोपियों के लिए मधुकर शब्द का प्रयोग किस लिए किया है, क्यों किया है? यहाँ पर तो केवल किस लिए, क्यों किया, ये भी पूछूंगा मैं। और ये भी पता है, ये सूरदास का पद कहाँ से संकलित है? सूरदास का पद ये जो पढ़ रहे हैं कहाँ से लिया गया है, ये भी बताइए। ब्रज भाषा से लिया गया। ब्रज भाषा से लिया गया है, कोई ग्रंथ नहीं है। सूरदास का पद कहाँ से लिया गया है, कौन बताएगा? सर, जिसको पुस्तक में इतना हिंट दे, पुस्तक में कृष्ण के बाल लीलाओं का पूरा वर्णन है, साक्षात पूरा वर्णन, सजीव वर्णन किया गया है उस ग्रंथ में। श्री भगवत गीता, भगवत में कृष्ण के सर भक्ति काल से किया गया है और चले भक्ति नहीं, अब धारा। आगे बढ़े, समय बहुत कम है, समय पे भी ध्यान दें। इस प्रश्न का जवाब किसके पास है, बता। सूरदास ने मधुकर शब्द गोपियों के लिए प्रयोग किया है। जिस प्रकार क्यों किया है? रॉन्ग, हालांकि रॉन्ग इसलिए क्योंकि जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटी रहती है उसी प्रकार नहीं। गोपियां भी उनके प्रेम से लिपटी रहती ऑडिशन में से इस प्रश्न का जवाब किसी के पास है? ऑडिशन में से किसी के पास? सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया है। मधुकर का अर्थ होता है पानी, शहद, घी, ये होता है दही का सम्मेलन को मधुपर्क कहते हैं। चले सुन लें। मधुकर शब्द का प्रयोग सूरदास ने गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण को कहते हैं, सॉरी गोपियों के, है ना, उद्धव को कहती हैं। उद्धव के लिए कहा गया है, मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है। और मधुकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कौन बताएंगे? मधुकर, अब मेरा क्रोध जग जाएगा, समझे? ऐसे अगर गलत तुम लोग का, यानी इससे तुम लोग वो भी कैमरे के सामने, यानी तुम लोग कभी पर्यायवाची शब्द भी नहीं पढ़े हो। भमरा, भंवरा, मधुकर, हाँ, तो किसके लिए कहा गया है? भमरा शाब्दिक अर्थ क्या हो गया मधुकर का? इसका मतलब होता है भमरा। और क्यों किया सूरदास ने, किसके लिए प्रयोग किया मधुकर शब्द का प्रयोग?
उद्धव के लिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग संदेश लेकर, बताया गया और समझाया भी है, उसी समय भौरा भी आया था। भौरा भी काम क्या करता है? गुनगुनाते रहता है। उसी समय भौरा आ गया, इसीलिए ये सुर सागर से लिया गया है। कृष्ण के बाल लीलाओं का सजीव वर्णन सूरदास ने, है ना, कहाँ किया है? सुर सागर में। जैसे रामायण है, महाभारत है, उस प्रकार सुर सागर भी है। क्लास में पढ़ाने से पहले तो इंट्रोडक्शन हम देते हैं बराबर। उस ग्रंथ कहाँ से संकलित किया गया, कहाँ से लिया गया? सुर सागर से लिया गया है। और जहाँ पे सूरदास ने, और ये किस गीत से लिया गया है? सुर सागर में बहुत, भ्रमर गीत से। इस गीत का नाम ही रख दिया भ्रमर। तो इसमें बहुत गलत। चले, इस चैप्टर खत्म। ये चैप्टर में समाप्त करता हूं, और आपका दोनों का 2-2 नंबर माइनस। गलत जवाब, पहले मैंने बता दिया था कि गलत जवाब दीजिएगा इधर उधर तो 2-2 नंबर माइनस। आप बहुत अच्छे थे दोनों, गलत जवाब नहीं देना है, ध्यान रहे। आपको जानकारी सही हो तभी दें। नहीं, कुछ भी नहीं बोले, पहले बोले गलत जवाब नहीं देना। इसने जवाब दिया तो बोले गलत है, तो आपको नहीं सर, नहीं पता है। आप बोले कुछ भी आ रहा है तो बताओ। कुछ भी आने, देखो यहाँ पर सवाल जवाब मत करो, माइनस आपके होंगे। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। पहला चैप्टर समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर देखें क्या। आपको 0 मार्क्स मिल रहा है। चलिए, आपके लिए अगला प्रश्न। परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किन शब्दों में करते हैं? परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत करते निम्नलिखित शब्दों में करते हैं। परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत करते हुए कहते हैं कि यह बालक उदंड है तथा यह तुरंत ही काल का कलेवा बनने वाला है। यह अपने वंश का विनाशक बनने वाला है तथा जिस तरह चंद्र करने वाला, अपने वंश का विनाशक बनने वाला है कि करने वाला? अपने वंश का ही मिटा देगा। हाँ, शब्द पे भी ध्यान दो, बात बोल रहा हूँ मैं। जिस तरह करने के लिए क्या कहा सर? क्वेश्चन। राम शिव जी का धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम को शांत करने के लिए, राम है ना, लक्ष्मण ने क्या कहा? छूट गया है, लिखने में छूट गया। लक्ष्मण ने हम जोड़ दिए। लक्ष्मण ने क्या कहा? राम है ना, शिव का धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने क्या कहा? हाँ, लक्ष्मण ने क्या कहा? बोल रहे हैं। हमें प्रश्न पूरा याद है। शिव जी- लक्ष्मण ने क्या कहा? बोले हाँ, बताए। शिव जी का धनुष टूट जाने पर क्रोधित परशुराम को शांत करते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं, इस धनुष में ऐसा क्या है? पहले तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, परंतु इस धनुष में ऐसा खास क्या है? हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष को तोड़े हैं। और ये ठीक है, लेकिन एक पॉइंट इसमें, जब तक सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट आपको छोड़ दिया आपने। क्रोध को शांत करने के लिए क्या कहा? यह तो मात्र छूने से ही टूट गया, श्री राम के मात्र छूने हाँ। से टूट गया, है ना। श्री राम ने इस धनुष को मात्र छुआ था, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। उन्होंने इस नया धनुष ये समझकर इस पुराने धनुष, ये धनुष जून धनुष है ना, जून धनुष कहा गया है ना। तो ये धनुष पुराना धनुष से तो को इनका भ्रम में टूट गया। उन्होंने इस धनुष को नया समझा था, इसलिए उन्होंने मात्र छुआ था और ये भ्रम मात्र में
टूट गया, है ना। ये सही उत्तर होगा। बाकी उधर उधर की बातें तो लिख सकते हैं, है ना, लेकिन सही उत्तर ये होगा। यही आपका हो गया नंबर। आपके लिए प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पे देखें। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले के विषय में पूछा तो श्री राम ने धनुष मेरे द्वारा टूट गया सीधा उत्तर ना देकर ऐसा क्यों कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। श्री राम ने परशुराम से यह कहा कि इसलिए कहा क्योंकि श्री राम ने परशुराम से कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, क्योंकि श्री राम परशुराम के क्रोध से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि सच बताने पर परशुराम का क्रोध बात बढ़ाओ नहीं, उतना ही। प्रश्न है कि परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले के विषय में पूछा तो श्री राम ने धनुष मेरे द्वारा टूट गया सीधा उत्तर न देकर धनुष तोड़ने वाला का अपना दास बताया। तो आपने ये सही उत्तर दिया कि सीधा उत्तर न देकर अपना दास बताया कि राम परशुराम के क्रोध से, है ना, भली भांति परिचित थे, है ना, कि उन्हें वो मालूम था कि इनके क्रोध को, है ना, शांत करना इतना सरल नहीं है। इसीलिए नम्रता पूर्वक, है ना, अपना दास बताया। और ऋषि होने के कारण, महात्मा होने के कारण इन्हें गलतियों को क्षमा करना भी आता है। अब सही हुआ, इसीलिए सीधा उत्तर नहीं दिया। सही है नंबर। अब ये लास्ट में बोल रही हो, जब हम सुना रहे हैं तो लास्ट वाला पॉइंट यही छोड़ी थी। चलिए, आपके लिए प्रश्न है। परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था? सीता स्वयंवर के दौरान जब शिव धनुष पर श्री राम प्रत्यंचा चढ़ाने वाले थे तो उसी क्रम में लेते समय शिव धनुष टूट गया, जिसके कारण परशुराम बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि शिव धनुष का टूटना उनके गुरु का अपमान होने के बराबर है। इसी कारण परशुराम के क्रोध होने का मूल कारण यही था कि धनुष टूटना, शिव धनुष का टूटना। ठीक। सीता स्वयं में शिव धनुष आप बोलेंगे क्या बोलेंगे? परशुराम शिव जी परशुराम के परम, हाँ तो ठीक तो बोलती है, तो बोला है परम भक्त थे, बोला है, हम सुन भाव से हमने समझ गया कि इसको हम सुन रहे थे, हम घूम रहे तो क्या सुन रहे थे, और ऐसा मत किया कीजिए। यहाँ पे हम ऑब्जेक्शन करेंगे, देखिए इसमें कुछ कमियां हैं तो बोले। फिर से एक बार सुना दो, फिर से एक प्रश्न का उत्तर दे दो। सीता स्वयंवर के दौरान जब श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले थे तो उसी क्रम में धनुष टूट गया, जिसके कारण परशुराम शिव जी के परम भक्त थे, और शिव धनुष का टूटना उनके भक्त का अपमान मतलब उनके गुरु का अपमान होने के बराबर है। इसलिए परशुराम के क्रोध होने का मूल कारण, उनके समझ में ऐसा मानते थे कि वो धनुष टूटना उन्हें उनके गुरु का अपमान भंग हो गया था शिव का। क्यों? क्योंकि परशुराम शिव के परम भक्त थे, और धनुष टूटना अपने गुरु का अपमान होना समझ रहे थे। हो गया। चलें, आपके लिए आशीष रंजन जी, आपके लिए प्रश्न है। सूरवीर और कायर में क्या अंतर है? जब परशुराम अपने वीरता का बखान कर रहे थे तो लक्ष्मण ने कहा कि जो सूरवीर होते हैं वो रणभूमि में जाकर अपने वीरता का बखान नहीं करते, वो अपनी वीरता का बखान करना रणभूमि में जाकर ये तो कायरों का काम है। सूरवीर जाकर अपने कौशल को, लड़ने के कौशल को युद्ध में ही दिखाते हैं, और ये अपना वीरता का बखान करना ये कायर का काम है। ठीक, बहुत बढ़िया उत्तर। चलें, आपका नाम? आपके लिए प्रश्न है अंकुर।
स्वयंवर स्थल पर धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने निम्नलिखित रूप से धमकाया। परशुराम ने बोला, जो इस धनुष को तोड़ा है मैं इस फरसे से उसका वध कर दूंगा। जो भी इस धनुष को तोड़ा है स्वयंवर के सामने प्रस्तुत हो जाए, नहीं तो मैं पूरे राजाओं को रहित कर दूंगा। फिर से एक बार सुना इस प्रश्न। हाँ, फिर से। स्वयंवर स्तर पर तोड़ने वाले धनुष तोड़ने वाले परशुराम ने बोला कि समझाया या वहाँ बोला, चलिए बोला कि जो हमारे इष्ट देव शिव जी का जो धनुष इस तोड़ा है वह सभा के सामने आ जाए, नहीं तो इस फरसे से मैं सभा के सामने आ जाए। इसीलिए मैंने बोला रिपीट करो, सभा के सामने आ जाए, स्वयंवर के सामने आ जाए। एक पॉइंट छूटा हुआ है, समझदारी नहीं। हालांकि नंबर किसी को मिलेगा नहीं, ऑब्जेक्शन आप लोग कर रहे हो, नंबर दूंगा नहीं, है ना। मैं किसी से, आप बता दो। स्वयंवर स्थल पर राजा इस सभा में बैठे हुए हैं, इसी सभा में से किसी राजा ने इसी धनुष को तोड़ा है, उस सभा से बिलगऊ समाजा, है ना, उस समाज को छोड़कर अलग हो जाएं, और नहीं तो मेरे हाथ सभी राजा मारे जाएंगे। ये बात सहस्त्र भाव के समान मेरा नहीं, ये बात नहीं कहा था वहां पे। सभी राजा हमारे प्रश्नानुसार जितना बात है उतना ही कहेंगे, है ना। स्वयंवर स्थल पर धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किस प्रकार धमकाया, धमकी दिया, है ना। तो धमकी यही ना दिया कि जितने भी राजा, है ना, सभा में बैठे हुए हैं, समाज में बैठे हुए हैं, इसी राजा में से किसी राजा ने तोड़ा है, वो अपना अपराध स्वीकार कर लें और इस सभा को छोड़कर अलग हो जाएं, है ना। नहीं, अगर नहीं निकलेंगे तो सभी राजा हमारे हाथ से मारे जाएंगे, यही धमकाया था। बस हो गया। अंकुर कुमार जी, आपके -2 हो गए थे, इसमें +2, 4 नंबर के प्रश्न मात्र 2 नंबर ही मिलेंगे। थोड़ा गलती वहीं से हुई है, ध्यान रहे। हम सबका नंबर दे रहे हैं, यह नहीं कहे वो कोई कि जैसा उसका जवाब है वैसे नंबर मिल रहा है। तो आपका थोड़ा सा गलती के लिए आपने सब सही दिया, आपको इस पे 2 नंबर मिले हैं। तो अपना दूसरी बारी में है, अब 2 राउंड है, दूसरे चैप्टर में दूसरी राउंड, यानी दूसरे राउंड में आप स्वयं आकलन करेंगे कि हमें क्या नंबर मिल रहे हैं, हमारा जवाब कैसा है और हमें नंबर कितने मिल रहे हैं, इस पर भी ध्यान रखिएगा। किसकी बारी थी? तो ये चैप्टर समाप्त हो गया यहीं पर। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से भी चैप्टर ये समाप्त करते हैं। तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से भी 6 प्रश्न हो गए, सबके लिए एक प्रश्न हमने दिया, है ना। चले यहां से प्रश्न आपका स्टार्ट। अगला कभी चैप्टर बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर फुहार रिमझिम के जगह बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है। थोड़ा सा सोच समझ के फिर से एक बार उत्तर दो। सही उत्तर जा रहा, थोड़ा सा एक शब्द अगर छूट जाएगा तो उत्तर अधूरा, इसे सोच समझ के एक बार उत्तर दो। सही जा रहा है तुम्हारा उत्तर, लेकिन उसी के तरह हो जाएगा तुम्हारा। कभी बादल, प्रश्न है कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर। रिमझिम कभी कभी कहता है कि रिमझिम वर्षा नहीं होना चाहिए,
बादलों का फुहार नहीं चाहिए, गरजने के लिए कहता है बरसें, लेकिन गरज गरज के बरसें। इस बात पर ध्यान दें। अब प्रश्न समझ में आएगा तभी उत्तर आप सही ढंग से दोगे। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि कोमलता और मृदुलता से कभी क्रांति नहीं लाई जा सकती। क्रांति के लिए विप्लव, क्रांति के लिए बादलों को बरसने की जगह पर गरजना होगा। इसलिए कवि बादल को फुहार रिमझिम के जगह बरसने को कहा है। मैं संतुष्ट नहीं हूं आपके प्रश्न से। मैं ट्रांसफर करता हूं अन्य बालक को। पहले किसने उठाया? तुम तो ध्यान ही नहीं दिए। चलें, आपको मैं चांस देता हूँ। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बिना गरज के क्रांति नहीं लाई जा सकती। कोमलता और मृदुलता से कभी भी क्रांति नहीं लाई जा सकती। इसलिए कवि ने बादल को फुहार रिमझिम। आप जो बात बोल रहे हैं उसने भी यही बात कहा। ठीक परिवर्तन। अरविंद सर, स्टूडेंट से पूछिए, चमक रहा है कोई लाइट उसमें? अच्छा, लाइट यहाँ पे स्क्रीन पे चमक में आ रहा है क्या? चमक रहा है। ऑडियंस से कोई पूछ रहा है? आप लोग को नहीं सर, नहीं सर। तुम पढ़ पा रहे हो? पढ़ पा रहे हो ना सर? पढ़ पा रहे हैं। चलें। उसमें और आपके आंसर में क्या दिक्कत है? सेम आंसर तो आ रहा है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए, इस बार चांस आपको दिया। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि क्रांति कभी बोले। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि कवि जानता है कि क्रांति कभी शांतिपूर्वक नहीं आती। उसके लिए गरजना होता है। अर्थात इस संसार में जब भी क्रांति आई है तो वो बिना विप्लव विध्वंस के कभी नहीं आई है। इसीलिए कवि ने बादलों से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है। बहुत बढ़िया। लेकिन इस शब्द का प्रयोग क्यों किया है? गरजने के लिए क्यों कहा है? क्या बारिश? अब ऑब्जेक्शन करेंगे, अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं। रिमझिम बरसने से अगर लगातार रिमझिम बारिश होते रहे तो परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब पूछ रहे नहीं सर। लेकिन क्रांति कभी भी शांतिपूर्वक नहीं आती है। क्रांति के लिए विध्वंस क्रांति के लिए पूरा विप्लव जरूरी है। इसीलिए उन्होंने गरजने के लिए कहा है। और ये अच्छा, चलिए, अहम गीत है। इसी से और कुछ प्रश्न, यहीं से और प्रश्न उठाते हैं। क्या करें, बहुत दुखित होता है। निराला जी उत्साह कविता रचने का कारण क्या था? क्यों उसने उत्साह कविता की रचना की, यही बताइए। इनसे पूछा हूँ। कवि निराला जी ने उत्साह कविता का रचना का यही कारण था कि कवि इस कविता से उन नए लेखकों को कहना चाहते हैं कि तो आपके अंदर विद्युत की शक्ति है कि आप कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं जिससे कि ये पूरे दुनिया में क्रांति आ सकती है और ये दुनिया बदल सकती है। अब आके आपने सही यहाँ पे जब इस ऑब्जेक्शन किया, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न था कि कभी बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? तो कभी समाज में क्रांति, बादल के माध्यम से समाज में क्रांति लाना चाहता है। और क्रांति कभी दबे पांव नहीं आती, इसके क्रांति के लिए विध्वंस की आवश्यकता होती है। तो बादल, जिस प्रकार बादल वर्षा करके गर्जन के साथ रिमझिम जब बारिश होती है तो धरती पर क्रांति आती है क्या? पल्लव आता है, बाढ़ आता है, लेकिन और वही कुछ दिन के बाद सृष्टि में परिवर्तन होता है बाद वर्षा होने के बाद। उसी प्रकार
समाज में क्रांति लाना चाहता है बादल के माध्यम। कैसा क्रांति? क्या दुखित है, क्यों दुखित है? तो ये भी क्लास में बताया था क्यों दुखित हैं और क्या कैसी क्रांति लाना चाहते हैं। कोई खाए बिना मर रहा है, कोई किसी के पास खूब खाने के लिए है जो तरस रहा है, कोई लोग सोच रहे हैं हम क्या खाएं और कोई खाने के लिए तरस रहा है। ऐसी क्रांति, इस क्रांति का परिवर्तन करना चाह रहे हैं। तो हम क्लास में इतना समझा, तो यहाँ पर प्रश्न समझना है। मैं इस प्रश्न का जवाब आंसर किसी आपने दिया था ना, आपका प्रश्न था, थोड़ा सा अधूरा समझ नहीं आया, तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो यहाँ कॉपी में लिख देते हैं तो 1-2 नंबर मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे तो चलेगा नहीं। चले आपका नंबर। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि कवि बादलों के द्वारा इस धरती पर उत्साह क्रांति लाना चाहते थे। जो लोग गर्मी से जूझ रहे हैं उन लोगों को वो तृप्ति दिलाना चाहते थे, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया। किसी को ऑब्जेक्शन नहीं ना है? अपने ऑब्जेक्शन तुरंत हाथ उठाइएगा, और जो हाथ पहले उठाएंगे उन्हीं को नंबर दूंगा। मैं इनका हाथ पहले उठाया है आपसे पहले। कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि यह उत्साह एक आवाहन गीत है, और साथ ही कवि इस कविता से यह भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार बादल गरज के पूरे संसार में परिवर्तन लाते हैं, इस सूखी और प्यासी धरती को हरा भरा कर देते हैं, उसी हाँ जीव जंतु में पूरा उत्साहित कर देता है। उसी प्रकार नौ जीवन वाले लेखकों, तुम भी कुछ ऐसा लिखो जिससे पूरे संसार में परिवर्तन आए और जो भूखे प्यासे लोग हैं उनको भी कुछ और उत्साहित हो। ये संसार में और सृष्टि जैसे जब बारिश होती है, क्लास में तुम लोग को समझाता हूँ तो उस समय ध्यान तो नहीं, जब बारिश होती है तो सभी जीव जंतु खुशहाली होती है, उत्साहित हो जाते हैं। गर्मी के बाद अचानक बारिश आती है तो सभी जीव जंतु, है ना, तो इसीलिए रखा गया। चलिए अब नंबर आपको थोड़ा सा नंबर मिलेंगे इसमें। अगला अंकुर कुमार आपके लिए। मेरा प्रश्न था। अच्छा आज आपका, ठीक है आपका। विद्युत छवि और मैं का भाव सौंदर्य लिखिए। आपसे पहले ये उन्होंने उठा दिया, ध्यान रहे। आप अभी उठा रहे हैं, ये उठा दिए थे, जो पहले उठाएंगे। हाँ बताएं। कवि निराला जी इस पंक्ति से बादलों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बादलों के जो उर है, मतलब पेट है, उसमें विद्युत उर माने पेट होता है, हृदय होता है। बादलों के हृदय में विद्युत मतलब बिजली समाई हुई है, और ऐसे ही वो इस पंक्ति को बादलों के माध्यम से नवजीवन के कवियों को कहना चाहते हैं। नंबर माइनस करेंगे। सही जवाब अगर नहीं हो, तरोड़ मरोड़ के उत्तर देंगे तो उस समय शुरू में ही बताया था कि आपके मार्क्स जो भी होंगे उसमें मैं माइनस करूंगा। भाव पूरा है स्पष्ट तो दें, अन्यथा न दें। छवि उर्मे का भाव स्पष्ट, विद्युत छवि उर्मे, ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया? देंगे कोई उत्तर ऑडियंस में से? किसी के पास इसका उत्तर है? भाव स्पष्ट कर पाएंगे? बोले, उनके बोलना चाहेंगे तो कैमरा आपके तरफ। इधर गर्ल्स में कोई? आप लोगों को भी नहीं पता है, ऑडियंस में से भी इस प्रश्न का नहीं
पता है? जब शुरू का चैप्टर का क्या हाल है, आप अपनी हाल देखें, ऑडियंस हो चाहे प्रतिभागी हो, कितना बुरा स्थिति है सबकी। बहुत शर्म की बात है ना। स्पष्ट 2 शब्द कहने भी आशीष रंजन बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन ये इस प्रश्न का जवाब न देके बहुत दुखित। अंजलि, आप बताएंगे? अंजलि के लिए प्रश्न है, ग्रामर स्टार्ट करेंगे। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? पाथेय का मतलब होता है भोजन। जिस तरह हमें जीवन जीने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह कवि के जीवन में उनकी प्रेमिका की कुछ यादें हैं जो उनकी पाथेय बन चुकी हैं। वो उन्हीं के सहारे स्मृति है। पाथेय का मतलब भोजन भी होता है, स्मृति भी होता है। सही जा रही हो, ठीक है। वो उन्हीं यादों के सहारे जी रहे हैं। ठीक, राइट। छोटा सा ही शब्द में एकदम सही था। आपके लिए जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अरुण रागिनी उषा लेती थी नीच सुहाग मधुमाया में। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि उनकी प्रेमिका की गाल लाल थे। जिस प्रकार शाम के समय सूरज ढलता है, आसमान में लालिमा छाई रहती है, उसी तरह उनके प्रिया की गाल। देखो, गलत जवाब दोगे नंबर माइनस करेंगे। देख रहे बेटा, कपार को पानी बुझा के लो, बोर्ड होने में है हमारा क्या देखा तो कपार पर। ऑब्जेक्शन किसी का? तुरंत आगे बढ़ेंगे छोड़ के। क्लियर कर दूं मैं? किसी के पास उत्तर नहीं है? आपने बताया शाम। नहीं, जैसे आसमान में लालिमा छाई रहती है वैसे। शाम के समय लालिमा छाई रहती है, इसीलिए तो ऑब्जेक्शन कर दिया है ना। शाम सुबह। देखिए कितना बढ़िया, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। जिसकी अरुण कपोलों की मत वाली छाया में उषा न, यहाँ पे कवि कह रहा है जो लालिमा है उषा है ना। वो उषा कहाँ से लालिमा आया? मेरी पत्नी के गालों से चुराया करती थी, लेती थी। सुहाग कहाँ से चुराया करती थी? मेरी पत्नी की गालों से। मेरी पत्नी के। स्पष्ट एक लाइन में बोल के निकल सकते हैं, भाव स्पष्ट नहीं भी करते तो होता है ना। स्पष्ट है, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में। अरुण का मतलब क्या होता है? गाल। अरुण का मतलब सूर्य होता है। सूर्य होता है। कपोल है ना। यहाँ पे देखें, अरुण कपोलों। अब कौन सा अलंकार है? देखिए, रूपक अलंकार। इतना बढ़िया बढ़िया पंक्ति में भी नहीं। आपके मार्क्स कम इस बार। आत्मकथा और आत्मकथन में क्या अंतर है? हाँ बताएं। आत्मकथा में अपने पूरी जीवनी का वर्णन किया जाता है और आत्मकथा में अपने जीवनी के कुछ अंशों का वर्णन किया जाता है जो हम लोगों ने अपने जीवन में अच्छा था, मतलब जो भी कार्य किया है। फिर से बोलिए, फिर से गलत हो रहा है आपका। आत्मकथा में अपने पूरे जीवनी का वर्णन किया जाता है और आत्मकथा में अपने जीवन का कुछ अंश का वर्णन किया जाता है और आत्मकथा में उन चीज़ों का वर्णन किया जाता है जो आपने प्राप्त किया है या फिर जो आपने अपने जीवन में किया है। नहीं, जितना अधिक बोलने से अधिक नंबर मिलेंगे और गलत होता है। जितना जानते हो उतना ही बोला करो और नहीं जानते हो तो चुपचाप हो जाओ। फिर इससे अधिक बात कोई होगा क्या? कुछ पॉइंट इसमें छूट रहे हैं। आत्मकथा बताओ, आत्मकथा का मतलब क्या हुआ? अपने पूरे जीवन का वर्णन कर। ठीक है। आत्मकथ
आत्मकथा अपने जीवन के कुछ अंशों का बस हो गया क्लियर। आपके लिए प्रश्न। भोली आत्मकथा से क्या अभिप्राय है? कवि भोली आत्मकथा से यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी ना कुछ उपलब्धि हासिल की है कि जिससे लोग प्रेरणा ले सके, और उनके जीवन में सिर्फ एक निजी प्रेम प्रसंग है जो वो किसी को वर्णन नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने ये शब्द उपयोग किया है, भोली आत्मकथा। गलत उत्तर देने पर, जानबूझकर गलत उत्तर देने पे माइनस पहले ही बोला था, फिर से एक बार बोलें। कवि भोली आत्मकथा से उनका यही अभिप्राय है कि कवि ने यह कहा है कि ना ही उन्होंने अपने जीवन में उन्होंने कोई उपलब्धि हासिल की है जिसे वो बता सके, और वो यही कहना चाहते हैं कि वो लोग क्या करेंगे उनके भोली आत्मकथा को सुनकर, अर्थात कि उनके आत्मकथा उनके जीवन में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, और ना ही उनके जीवन से कोई भी व्यक्ति प्रेरणा नहीं ले सकता है। नंबर कम मिलेंगे इसमें, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। चलिए आपके लिए प्रश्न। कवि ने गंभीर अनंत नीलिमा में क्या होने की बात कही है? पंक्ति में ही आया है। कवि ने गंभीर अनंत नीलिमा में क्या होने की बात कही है? आंसर नहीं। किसी के पास इसका जवाब नहीं है? किसी के पास जवाब नहीं है ना? असंख्य असंख्य अनगिनत लोगों का जीवन इतिहास, जिन लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी, उन लोगों की, है ना, जीवन इतिहास, उनकी आत्मकथा लिखने वाले की अनंत कहाँ समा गए? आसमान में, है ना। अनंत नीलिमा में क्या होने की बात कही है? तो अनंत नीलिमा में असंख्य यानी अनंत लोगों की, महान लोगों की, है ना, अनेक महान लोगों ने अपनी अपनी आत्मकथा लिखी, है ना, और वो कहाँ है? अनंत नीलिमा में है, आसमान में है ना। और स्वयं वे अपना क्या कर रहे हैं? आत्मकथा लिखने के पश्चात उन्होंने क्या किया? उनका उपहास उड़ा। तुम लोग भूल गए हो नहीं? चलिए किसकी बारी थी? समाप्त हो गया। ये मात्र 4 चैप्टर हुए ना, 4 चैप्टर से कुल प्रश्न किए गए। अब चलते हैं ग्रामर पे, क्योंकि समय भी देखना है, समय बहुत कम है। हाँ, समय यहीं पर समाप्त करें कि ग्रामर कर लिया जाए? 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे। देखिए कीजिए, 7 बजे तक कीजिए। ठीक है। बैग कैसे देंगे? अंकित जाओ का दो। अंकित नीचे स्टार्ट ये वाला वो दवाई इसको। हाँ, हमारी पहला नंबर इधर इसमें। हाँ, फर्स्ट वाला 2 बार मारिए जल्दी। आगे मिलता है आप लोग का बोर्ड लेवल का प्रश्न, लेकिन इसमें टोटल बोर्ड लेवल का, कल जितने भी प्रश्न आए हैं बोर्ड लेवल में, सब वही बोर्ड, कल के पद परिचय चाहे वाक्य, सब जो कल बोर्ड में पूछे गए थे वही प्रश्न आप सबसे पूछे जाएंगे आज। बहुत पढ़ते हैं।
कल बोर्ड में यही प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हैं। और इन बच्चों से भी यही प्रश्न पद परिचय में, सीबीएसई बोर्ड में यही प्रश्न आए थे पद परिचय में। बनाएंगे सभी अपने अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले बनाने वाले हाथ उठाएंगे, उन्हीं को नंबर मैं दूंगा। चले, सबसे पहले इनका हमने देखा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो सबसे पहले 1 नंबर का देखा जाए। रॉन्ग, आपका सही। आपकी तो अब तक नहीं लगता, या तो फर्स्ट या सेकंड नहीं मिलेगा जिसका हाथ पहले उठेंगे, इसीलिए स्पीडली बनाएंगे। ठीक है, आशीष। अगले प्रश्न, क्योंकि समय कम है इसीलिए स्पीडली करवा रहे हैं, सबको दे रहे हैं, ना तो सबके लिए अलग अलग प्रश्न देते हैं। स्पीडली बनाए। सबसे पहले ये, आपके बाद 2 नंबर, 3, 4, 5। बताएं। संचय, बोधक, अव्यय। आपको क्या राइट है? चलें, नंबर बैठा। चलिए, आपके लिए प्रश्न, सबके लिए। हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में वहाँ से गुजर रहे हैं। सर, किसने उठाया था सबसे? हमने तो देखा ही नहीं। ये उठाया। हम कैसे मनाएं? देखे थे सर। चलिए, इसको ड्रॉ करते हैं। नहीं, जब देखे नहीं तो हम किसको बोल दें। लेकिन ऐसे पूछा जाए तो क्या होना चाहिए सही उत्तर? स्थानवाचक और क्रिया विशेषण। अरे, स्थानवाचक और क्रिया विशेषण। राइट, यही ना होगा जी? यस सर। स्थानवाचक क्रिया। देखिए कितना इजी पूछा है पद परिचय। स्पीडली में, और ध्यान हमारी नज़र है आप ही सबके तरफ हाथ उठाने पे। सबसे पहले इसने, इसके बाद उसका 30। बस आप अगर इनका सही हो जाएगा, आप सबसे पहले आप उठाए हैं। ये क्या होगा? आने पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग। हमको देखने दीजिए, ऐसे हम गड़बड़ाएंगे। बनाए हैं ना, आने पुरुष वाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, बहुवचन, एक तो गलत बनाई हो सर। गलत है इसका।
हाँ सही, लेकिन फायदा क्या, आपने 3rd नंबर में आए, इन्होंने सही बना दिया था। बता दो क्या क्या है, बताओ बताओ। अन्य पुरुषवाचक ना तो बोलेंगे सर ऐसे कैसे, देख हम लोग भी सुने। हाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हाँ पुल्लिंग हाँ बहुवचन। ठीक है, यही ना होगा। हाँ यही। और आप भी, आपने भी यही बनाया, लेकिन यहाँ पर टाइम टेकिंग के कारण ये आगे जा रहा है। कितना स्पीडली माइंड यहाँ को काम कर रहा है, वेरी गुड। 1 2 तुरंत 1 सेकंड में नहीं लगेगा, ये सब बनने वाला है। और ये स्पीड में बनाने वाली ये 2 स्टूडेंट हैं। बन गया। सबसे पहले आपका है गुणवाचक विशेषण हाँ पुल्लिंग हाँ और एक वचन। यहाँ गलती हम ही लिख रही हैं, नहीं लेखक होगा, गलती दिख रही है। ठीक है, फिर से एक बार सुना दो सबको। गुणवाचक विशेषण हाँ। पुल्लिंग और एक वचन। एक वचन। और कर्ता कारक कौन थे? नहीं कारक, ये तो ये ना लेखिका का विशेषता गुणवचन, गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग एक वचन। ठीक है, विशेषण शब्द है और विशेष से नहीं बता रहे हो, वही तो हम लेखिका का विशेष लेखिका विशेष से। ठीक है, तो वहाँ पे 2। चले आगे बढ़ें, चले पद परिचय रहने दें, आगे बढ़ते हैं। सबके लिए इक्वल देते हैं इस बार, सबके एक लिए एक एक प्रश्न है ना। सब पारी खत्म हो गई? यहाँ से नहीं तो ये तो सबको एक बराबर दिए थे, इसमें पारी की बात नहीं थी। अब इसमें पारी, आपकी पारी के लिए अपना नहीं नहीं ये भी नहीं है। और ये भी नहीं है। और ऊपर और ऊपर वो लिख लो। टाइम भी देखें ध्यान, और ऊपर बहुत सारे प्रश्न हैं। यही पद परिचय है, पद परिचय से बहुत अधिक था। सबसे पहले इनका नंबर है। रुक जाइए, यहाँ पे डाउट आ गया। ठीक है, हम सोचे प्रश्न और है कि नहीं, प्रश्न कम पड़ रहा था, है हो जाएगा। चले अब बताएं। हाँ, किसमें रूपक है? राइट, आप बताते जाएं। अंजलि आप बताएंगे, आपके लिए प्रश्न है। उत्प्रेक्षालंकार। ठीक, अंजलि के लिए
चलिए मनीषा, आपके लिए प्रश्न है। गलत हो गया क्या? आपकी बारी है फिर। सब कल बोर्ड लेवल में है, सब बोर्ड में है, ये भी बोर्ड का ही है। आप समझ रहे हो इसीलिए आसान है, जिसको नहीं समझ में उसके लिए आसान नहीं है। उपमा अलंकार। वेरी गुड। चलिए आपके लिए बारी है। राइट, आपके लिए रूपक अलंकार। अलंकार तुम लोग का खिलौना हो गया है। हाँ? बहुत इजी, इसमें तो देरी लग ही नहीं रहा है। चलिए आपके लिए, आपके लिए रूपक अलंकार। चलिए एक बार इस पे चलते हैं। मिमी, कितना बजे तक? कीजिए ना 7 बजे तक। लगभग 7-8 मिनट टाइम बा। हाँ ठीक है, लास्ट पूछ लीजिए। वाच्य पूछ लीजिए। लास्ट वाक्य नहीं है, सिर्फ वाक्य में चलते हैं। वाक्य देखते हैं। चलिए आप सब यहीं पे इन करते हैं। वाच्य पूछ लीजिए। यहीं पे नहीं, ऐसा है कि आप लोग सबके लिए पूरा प्रश्न नहीं है, वाक्य में अधूरा हो जाएगा। वही, हाँ, यहाँ पे अब यहीं पे समाप्त करते हैं और जो निर्णय है ना, हम बाद में सुनाएंगे।